Hello students, today we will read chapter 3rd in civics, how the state government works. That means राज्य सरकार कैसे कार्य करती है। अब हमें ये समझना है कि जो राज्य सरकार होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। हमने पिछले वर्ष जो है डिस्कस किया था गवर्नमेंट के फैक्ट्स के बारे में कि गवर्नमेंट जो है वो 3 प्रकार की होती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, है ना। यानी कि एक होती है जो है राष्ट्रीय स्तर की सरकार, एक राज्य सरकार और तीसरी जो है वो कौन सी, स्थानीय सरकार। अब हम इस अध्याय में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या कार्य होते हैं और वो क्या कार्य करती है। इस अध्याय में जो है हम उनके कार्य को, राज्य सरकार के कार्य को एग्जामिन करेंगे कि राज्य स्तर पर उसकी क्या फंक्शनिंग होती है और लोकतंत्र में उसका जो स्थान होता है ना, वो कैसे लोकतंत्र के अंदर राज्य सरकार का कैसा स्थान होता है और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं जिसको हम एमएलए कहते हैं और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कैसे अपने विचारों को और अपनी डिमांड्स को सरकार के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करते हैं या उनको प्रेजेंट करते हैं। हम इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हेल्थ के बारे में कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्तर की सरकार होती है, तो जो 3 स्तर की जो सरकार होती है उसके बारे में आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसमें अगर हम देखें तो 3 स्तर की सरकार के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहला कौन सा होता है, फर्स्ट लेवल हम जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल। क्या कहते हैं, नेशनल, ओके। यानी कि उसको नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। दूसरा हमारा क्या होता है, स्टेट लेवल, ठीक है ना, राज्य स्तर की सरकार। और तीसरा हमारा क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो तीसरा होता है उसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। लोकल का मतलब क्या होता है, स्थानीय सरकार। अब इन तीनों सरकारों में अंतर होता है। अब इनका जब हम फंक्शनिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल गवर्नमेंट की, है ना। तो नेशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो पूरे राष्ट्र यानी कि पूरे भारत देश में जो शासन करती है उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहते हैं, ठीक है ना। जो पूरे देश में शासन करती है वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार है। और जो राज्य में शासन करती है उसको हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। और जो हमारे स्थानीय क्षेत्र में शासन करती है उसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं। अब आपको समझने में यहाँ पर ये दिक्कत आएगी कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है उसका नेतृत्व कौन करता है, उसको लीड कौन करता है, तो उसको लीड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है। हमारे देश में इस समय 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो 28 राज्य हैं उन सभी 28 राज्यों में अगर आप देखें तो अपनी स्वयं की चुनी हुई एक सरकार है। हर राज्य में एक सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, ठीक है, महाराष्ट्र में सरकार है, बिहार में सरकार है। ये सभी क्या हैं, राज्य हैं। तो जो राज्य में जो सरकार चुनी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। उसका मुखिया कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, सीएम, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन होता है, राज्य का मुखिया होता है, सीएम, ओके। उसको हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो इनका जो चुनाव होता है वो वोट के माध्यम से होता है। राज्य सरकार का चुनाव, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो या वो स्थानीय स्तर की सरकार हो, सभी स्तरों की सरकारों का जो इलेक्शन होता है वो चुनाव के माध्यम से होता है। उसमें हम ही लोग जो है अलग जो है चुनाव में वोट डालते हैं। वोट डालने का जैसे मैंने अपने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रोविज़न है कि जो व्यक्ति 18 या 18 वर्ष से अधिक की आयु के हैं उनको राइट टू वोट का अधिकार है, उनको क्या है, मत का अधिकार है। तो वो सभी जिनको मताधिकार होता है वही क्या है, इलेक्शंस में वोट डालते हैं। हमारे देश में अलग अलग स्तर के इलेक्शन होते हैं।
जैसे आपने लोकल में देखा होगा तो स्थानीय स्तर पर जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पंचायत का इलेक्शन होता है, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम का चुनाव होता है। तो एक जो शहरी जो संकाय हैं उनका अलग इलेक्शन होता है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है। तो ये सभी लोकल में आते हैं। राज्य स्तर पर क्या होता है कि जो राज्य स्तर का चुनाव होता है तो राज्य स्तर के चुनाव में हम MLA को चुनते हैं। MLA, MLA का मतलब क्या होता है? MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ML और A, MLA के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो MLA का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम कहते हैं विधानसभा सदस्य, क्योंकि राज्य में जो विधानसभा होती है वो क्या होती है? लेजिस्लेचर होती है, उसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर है, जिसको हम संसद कहते हैं, जो दिल्ली में है ना। पूरे देश से जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनको जनता चुनती है वो सभी कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं। तो वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार चुनते हैं, है ना। उनमें से जिसको बहुमत होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका जो लीडर होता है वही कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। तो वो देश की सरकार को क्या करता है? लीड करता है। तो कहने का अर्थ ये है, अब आपको तीनों स्तर की सरकार का अर्थ समझ में आ गया होगा कि लोकल की कौन सी होती है, राज्य स्तर की कौन सी होती है और राष्ट्रीय स्तर की सरकार कौन सी होती है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम चर्चा करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में, कि जो राज्य सरकार होती है वो कार्य कैसे करती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है हेल्थ से रिलेटेड। हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी होती है। हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। ये दो बच्चियां हैं और ये न्यूज़ जब पढ़ती हैं तो वो कहती हैं देखो, और ये कहती है कि हमारे राज्य में पानी की कमी है जिससे लोग क्या हो रहे हैं? बीमार पड़ रहे हैं। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। बहुत सारे गांव ऐसे हैं लोग जहां पर पीने के लिए जो पानी है वो कैसा है? अनक्लीन वाटर है, यानी गंदा पानी है, शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज। विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। तो पानी की तो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, ज़्यादातर राज्यों में ये समस्या उत्पन्न है, ठीक है। तो उसी का एक उदाहरण लिया गया है कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक, जो सबसे रिक्वायर्ड चीज़ है वो क्या है? वाटर। और वाटर भी हमें कैसा मिलना चाहिए? जो शुद्ध जल मिले, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, है ना। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? बीमारियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रीम्स हैं वो सूख चुके हैं और कुछ टैंक्स भी हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर विलेजर्स जो है बहुत दूर से पानी लेकर के आते हैं। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। पीपल जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पातालपुरम का, वहाँ पर जो वाटर सप्लाई होती है वो 3 दिन में कितनी बार होती है? 1 बार। केवल 3 दिन में 1 बार उनको पानी जो है सप्लाई किया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। अब जो जिला अस्पताल है, जिला जो हॉस्पिटल है वो क्या हो गया? पेशेंट से ओवरफ्लो हो गया, भर गया। ए लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। अधिकतर संख्या में वो लोग हैं, वो बच्चे भी उसमें शामिल हैं जो कि डायरिया से पीड़ित हैं। ऑन द टीवी न्यूज़ दिस सेड 10 people have died from डायरिया। टीवी की न्यूज़ में उन्होंने देखा और वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि 10 लोग जो हैं वो डायरिया की वजह से मर चुके हैं। इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये संभव है? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या वास्तव में उससे मर सकते हैं? हु नोज? कौन जानता है? जस्ट होप आई डोंट गेट इट। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट द she gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health, Shirin.
तो वो दोनों बातें कर रही हैं आपस में। यहाँ पर जब दोनों जो गर्ल्स हैं वो बातें कर रही हैं, वो कह रही मेरी माँ ने कहा है कि जो हम आइस ड्रिंक्स पीते हैं मार्केट से ख़रीद के, वो क्या करता है, उन्होंने सुबह मुझे इस पर क्या दिया, लेक्चर दिया है ना, कि आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना चाहिए, वो ठंडा होता है और आप उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, उससे क्या होता है आपका हेल्थ भी ख़राब होता है। तो वो हंसती है और वो आगे जब जाती है तो एक जो महिला कांस्टेबल है उसको वो रोक देती है। दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव गिरोड द MLA's रेजिडेंस। ये जो रोड है इसको ब्लॉक किया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रैली हो रहा है और यहाँ पर जो MLA का क्या है, रेजिडेंस है, जहाँ MLA निवास करते हैं। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, वास्तविकता तो यह है, वास्तव में क्यों, है ना, और उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उसने ये पूछा। हाँ 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 बोलता है वो, है ना। दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़ नॉट डन। उसने कहा कि वो अब ज़्यादा गुस्से में बोलती है, कौन, कांस्टेबल, और पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्हें ये तो कोई पूछना भी है ना, जब कोई पूछता है भाई ऐसा तुमने क्यों किया, ये तो हमको राइट है एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको क्यों रोक रहे हैं जाने से, ऐसा तो पूछ ही सकते हैं। And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. हमारी मांग ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए जिससे कि पब्लिक की जो हेल्थ सैनिटेशन है वो अंडर कंट्रोल में आ जाए। और हमारे जो MLA हैं उन्होंने इसकी क्या ली है, जिम्मेदारी ली है। What a loud boss he is and he must be a leader or something. अब वो दोनों गर्ल्स आपस में बातचीत करते हुए कह रही हैं कि उनकी जो आवाज़ है ना, बहुत ही लाउडली आवाज़ है और ये तो एक लीडर की जैसे आवाज़ है। आई सॉ हिम ऑन TV टू, ही इज़ ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन। मैंने इनको देखा है TV पर, ये तो जो है अपोजिशन के सदस्य हैं, यानी विपक्ष के मेंबर हैं, ऐसा उसने कहा। तो कहने का मतलब यह है, जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पर सरकारों का गठन किया जाता है तो उसमें एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो जो पक्ष होता है उसकी सरकार होती है, अब जिसकी जो सरकार है और उसका जो विरोध करने वाला एक दूसरा जो धड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। जब सरकार किसी भी कार्य में विफल साबित होती है या उसकी नाकामी होती है तो विपक्ष जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और उसकी नाकामियों को जनता के समक्ष रखता है। अगर जहाँ पर जनता किसी भी ऐसी समस्या से जब पीड़ित होती है, चाहे वो हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एजुकेशन का प्रॉब्लम हो या वो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो, तो इस प्रकार की जब समस्या होती हैं तो जो विपक्ष के नेता होते हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ को वो जनता की आवाज़ बनते हैं, जिससे कि सरकार जो है वो जागे, सरकार जनता की बात सुने, जो भी समस्याएं हैं। क्योंकि सरकार में जब व्यक्ति आता है तो उसको एक बार जब सत्ता मिल जाती है ना, और वो 5 साल के लिए चुन जाता है, तो 5 साल तक वो सत्ता का उपभोग करता है, तो वो जनता को भूल जाते एक तरीके से, है ना। वो जनता को फिर 5 साल के बाद याद करते हैं। यही लोकतंत्र में भी होता है हमारे देश में। अब हम पढ़ेंगे हु इज़ एन MLA, यानी MLA कौन होता है ना, कौन है। इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? ऊपर का जो सेक्शन हमने पढ़ा है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने एक घटना के बारे में पढ़ा, पातालपुरम की घटना के बारे में, ठीक है। तो आप जो है इसमें समझ गए होंगे कि वहाँ पे कुछ जो है ऑफिशियल्स नेम थे, जैसे कलेक्टर है, मेडिकल ऑफिसर होता है। लेकिन क्या आपने ये भी सुना है, MLA के बारे में सुना है, या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में? क्या आप जानते हैं आपके एरिया का MLA कौन है? आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा कि आपके क्षेत्र का MLA कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। क्या आप उसकी पार्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब वो पुरुष है या महिला है, जो भी है, ठीक है, तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस MLA का नाम क्या है। तो ये हमारी एक जनरल नॉलेज की बात है ना, हमें एक सामान्य रूप से भी ये पता होना चाहिए
कि हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र का जो है विधायक कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है और वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। तो जब हमें ये जानकारी होगी तो हम बहुत सारी और भी पॉलिटिकल चीज़ें जान जाएंगे। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे then become members of the legislative assembly and also form the government. In this way we say that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. Okay, तो जो MLA होता है वो क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। MLA का जो अगर हम देखेंगे फुल फॉर्म क्या हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये लोगों के द्वारा चुना जाता है और वे जब जो मेंबर्स होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जब मेंबर्स बनते हैं तो वो क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि जो MLAs हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से, नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे और हम अच्छा समझ पाएंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. Okay, from each constituency the people elect one representative who then become a members of the legislative assembly, MLA. You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैप दिख रहा है आपको इंडिया का। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी ये बात आपको बताई कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं पूरे भारत में। तो पॉलिटिकली इनको डिवाइड किया गया है। तो ये सभी अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बिहार है ना, और पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है ना। अभी तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया है, पहले राज्य था, अभी वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया लास्ट ईयर, है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने उसको क्या बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है ना। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, पहले ये राज्य हुआ करता था, है ना। तो कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं, पहले 29 राज्य होते थे, अभी क्या हो गए 28 हो गए, और 8 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले 7 हुआ करते थे, अब 8 हो गए हैं, क्योंकि लद्दाख और कश्मीर को मिलाएं तो 9 हो जाते हैं। लेकिन दादरा नगर हवेली जो पहले को केंद्र शासित प्रदेश था उसको ख़त्म करके या उसको समाप्त करके दमन ही बना दिया गया है। तो इस ऐसे जो है वो अभी 8 हो गए हैं जनवरी 2020 के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं स्टेट की। तो भारत में जो है प्रत्येक स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, उसको हम कहते हैं विधानसभा। और जो प्रत्येक स्टेट होता है उसको हम अलग अलग एरियाज में जब डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हिंदी में इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो निर्वाचन क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मैप को देख लें तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश को 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है ना, और जो कि क्या बनते हैं, MLA बनते हैं, उनको क्या बनाया जाता है, MLA। तो हमने ये नोटिस भी किया होगा कि जो लोग होते हैं जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टी से होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल से होते हैं। तो ये जो सभी MLA हैं इसलिए वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब इसका एक और मैं सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। अगर आप मथुरा रीजन में रहते हैं, ठीक है, और मथुरा कौन से स्टेट में आता है, तो मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा जो है वो कौन से स्टेट में आता है, वो आता है यूपी में। कौन से में आता है, यूपी। अब प्रश्न ये आता है कि यूपी में कितनी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं MLA की। तो MLA की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कितनी है, 403। कितनी है, 403, यानी 403 MLA पूरे यूपी में से चुने जाते हैं। ठीक है, अब जो 403 MLA होते हैं वो कहाँ जाते हैं, असेंबली में जाते हैं। असेंबली हमारा कहाँ है, लेजिस्लेटिव असेंबली लखनऊ में है, क्योंकि लखनऊ
क्या है, लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहाँ पर क्या है, विधानसभा है। और उस विधानसभा के अंदर जो विधानसभा के जो सदस्य जिसको हम एमएलए कहते हैं वो कितनी संख्या है, 403 है। तो ये 403 लोगों का चुनाव जो है पूरे उत्तर प्रदेश से किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई स्टेट लेवल पे। अब हम जरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं। अब मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ। जब आप मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा जिला है। तो मथुरा जिले में 5 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। कितनी है, 5। यानी मथुरा से 5 एमएलए चुन करके कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं हमारे, कहाँ पर जाते हैं, वो विधानसभा में जाते हैं, लखनऊ। ठीक है, 5 एमएलए चुने जाते हैं। सपोज करिए आप मथुरा वृंदावन जो क्षेत्र है विधानसभा का, उसमें रहते हैं। तो मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र का जो एमएलए है वो कौन है, वो है श्रीकांत शर्मा। कौन है, श्रीकांत शर्मा। तो श्रीकांत शर्मा को लास्ट इलेक्शन 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनको जो है जनता ने चुना। अब वो 5 वर्ष के लिए एमएलए उनको चुना गया 2022 तक, 17 से 2022 तक वो 5 वर्ष एमएलए रहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये जो है एक पूरी प्रक्रिया है। अब वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो कौन सी पार्टी से हैं, वो है बीजेपी से। कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी। बीजेपी का मतलब क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसी प्रकार से अब उनके सामने कौन इलेक्शन लड़ा, ठीक है, कांग्रेस से कौन लड़ा था, ठीक है, या समाजवादी पार्टी से कौन लड़ा, बहुजन समाज पार्टी से कौन इलेक्शन लड़ा, है ना। वो लोग तो हार गए ना चुनाव, बीजेपी वाले जीत गए। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये इस तरीके से जो है वहाँ पर चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। तो जो एमएलए होते हैं जिनका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है वो कैसे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजोरिटी। एक राजनीतिक दल जिसके जो एमएलए होते हैं, अगर वो जितनी संख्या मैंने बताई, मैंने कितनी बताई, जैसे यूपी का उदाहरण आपको दिया कि 403 है। अब 403 में से आधा करेंगे तो कितना हो गया, 201.5, है ना। जबकि कितना होना चाहिए, 202। जिसके पास 202 एमएलए होगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, वही क्या करेगा, बहुमत में आ जाएगा, उसके पास मेजोरिटी आ जाएगी। तो द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होता है उसको क्या कहा जाता है, रूलिंग पार्टी कहा जाता है, सत्तारूढ़ दल कहा जाता है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और उनके अलावा जो सदस्य होते हैं उनको अपोजिशन कहा जाता है, विपक्ष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हम हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 68 एमएलए के निर्वाचन क्षेत्र हैं, 68 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अभी। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है रिजल्ट असेंबली इलेक्शन का हिमाचल प्रदेश का 2017 का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को 68 में से कितना मिला, 44। आईएनसी को कितना मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कितना मिला, 1। इंडिपेंडेंट्स को कितना मिला, 2। टोटल कितना हो गया, 68। अब जैसे 68 की बात कर रहे हैं तो 68 में से मेजोरिटी के लिए हमको कितना चाहिए, आधा, है ना, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। 68 का आधा करेंगे 34। तो जिसके पास 35 सीट होगा वो क्या करता है, सरकार बनाता है। तो यहाँ पर बीजेपी के पास कितना, 44। तो 35 से तो ज़्यादा हो गया ना 44। तो सरकार किसने बनाई, बीजेपी ने बनाई। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेट में सरकार का क्या होता है, गठन होता है। तो आगे का जो हम आगे हिमाचल प्रदेश के बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ठीक है।